ओम कल्याण मार्ग का पथिक 13वां भाग। परीक्षा की सरतोड़ तैयारी। बनारस लौटे ही मैं स्कूल में गया और प्रिंसिपल साहब के कमरे के साथ लगता जो पुस्तकालय का कमरा था वह हम 4 कॉलेजिएट स्कूल से आए हुओं ने परीक्षा की तैयारी के लिए मांग लिया। जिन मास्टर साहब के पास पुस्तकालय की ताली अर्थात चाबी थी वह खिसियाने होकर बोले, साल भर तो नाक में दम कर दिया, अब भी नहीं मानते? फेल होकर मुंह काला होगा तो हम तमाशा देखेंगे। हम चारों ने यह सुनते ही दृढ़ निश्चय कर लिया कि परीक्षा में उत्तीर्ण अवश्य होना चाहिए। हमारी तैयारी कुछ भी न थी और घरू परीक्षा की आज्ञा हो गई। हमें भय हुआ, परंतु प्रिंसिपल महोदय को हमारी योग्यता पर इतना विश्वास था कि परीक्षा ही न ली और हमारी फीस रजिस्ट्रार को भिजवा दी। तब तो हम दृढ़ता से तैयारी में लग गए। इस तैयारी में मेरे केवल 19 दिन लगे। मेरा उन दिनों का समय विभाग यह था, सांझ को 1 घंटा घूमकर ब्यालूं अर्थात शाम का भोजन करना, पूरे 7 बजे पढ़ने के लिए बैठकर 2 बजे तक बराबर इतिहास के घोटने और रेखा गणित के प्रश्न हल करने में लगते थे। फिर सोकर 6 बजे उठना, कसरत करके घर में ही स्नान करना और 1.5-2 घंटे तक रात के याद किए इतिहास पर एक दृष्टि घुमा जाना। इतने नित्य नियम के पीछे भोजन करके स्कूल ठीक 10 बजे पहुंच जाया करता था। 10 बजे से पुस्तकालय के कमरे में अंक तथा बीजगणित के प्रश्न चारों मिलकर हल करते। जहां कहीं कठिनाई होती कृपालु काली बाबू उसे हल कर देते। अंग्रेजी तो सारा साल ही करते रहे थे, आवश्यकता से बढ़कर उसकी तैयारी थी। उर्दू के दोहराने की कुछ जरूरत ही न थी। भूगोल के तो नक्शे के सामने आधा घंटा नित्य परिश्रम करने से अपना बन गया। पुरानी परीक्षाओं के प्रश्न भी हमने हल किए बिना न छोड़े। जब परीक्षा में 4 दिन शेष रह गए तो हमारे प्रिंसिपल महोदय ने एक व्याख्यान दिया जिसमें परीक्षा के सब नियम बतलाकर कहा कि परीक्षा से 1-2 दिन पहले परिश्रम छोड़कर आराम लेना चाहिए, जिससे उत्तर लिखते समय शरीर स्वस्थ रहे। मैंने अपने प्रिंसिपल की शुभ सम्मति का इतना आदर किया कि परीक्षा से 3 दिन पहले ही पढ़ना लिखना छोड़ व्यायाम, मटर गश्ती, भोजन और आराम में सारा समय व्यतीत किया। मेरे साथियों ने अंतिम घंटे तक पढ़ना न छोड़ा। फल यह हुआ कि जहां मैं 2nd डिवीजन में प्रथम रहा वहां मेरे मित्र सिंह जी तो 3rd डिवीजन में निकल गए, परंतु शेष 2 साथी अनुत्तीर्ण रहे। जब हम दोनों रेवड़ी स्कूल के अध्यापकों से मिलकर विदा हुए तो दोनों ओर से बड़े उत्तम भावों का प्रकाश हुआ था। क्वींस कॉलेज में पहले 6 महीने माघ से आषाढ़ संवत 1933 तक। कॉलेज के प्रथम वर्षीय कक्षा में प्रवेश से पहले ही कुछ परिवर्तन आ चुके थे, जिन्होंने मुझे उन दिनों के ख्याल के अनुसार कॉलेज के जीवन के योग्य बना दिया था। परीक्षा के पीछे जब बड़े दिन की छुट्टियों में बलिया गया तो तलवन के नथुमल रोजगार की तलाश में पिताजी के पास आए हुए थे। उन्होंने मुझको हुक्का पीना सिखाकर पिताजी की कृपा का प्रत्युपकार किया। 15 दिनों में ही सारी घृणा दूर हो गई जो पहली कश खींचते हुए हुई थी, और कॉलेज में दाखिल होने से पहले ही मैंने फर्श पर एक शानदार पेचवान लगवाकर अकेले ही महफिल गरमाना शुरू कर दिया था।
मित्र मंडल के लिए भी मट्टी के हुक्के अलग अलग नाम लिखे रखे रहने लगे और धीरे धीरे मेरी बैठक का कमरा हुक्कइयों का अड्डा बन गया और शाम को दरबार होने लगा। इन्हीं दिनों एक रात किसी मित्र के यहाँ सहभोज था। भोजन और हा हू करते रात अधिक व्यतीत हो गई। 10 बजे घर की ओर लौटा। आधा मील तेज चलते हुए भी पाव घंटा और लग ही जाना था। मैं अपने मकान की ओर जब अंतिम गली के मोड़ से निकला तो आगे एक छती हुई गली थी। उसके नीचे एक गुंडा छुरी लिए किसी पर वार करने की घात में खड़ा था। मुझ पर शायद उसी व्यक्ति का उसे संदेह हुआ। बढ़कर उसने एक हाथ मेरे सिर के पीछे रखा और दूसरे हाथ से माथे की बाईं ओर छुरी भूंक दी। गुंडे का हाथ गर्दन पर जाने को देर थी कि मेरा हाथ भी अपनी कमर की छुरी पर पड़ा और अभी उसकी छुरी मेरे माथे पर आधा काम ही कर सकी थी कि मेरी छुरी उसकी छाती पर जोर से पड़ी। गुंडा मुझे छोड़कर भाग खड़ा हुआ। मेरे माथे से लहू बहने लगा। मकान समीप था। पहुंचते ही पंडित जी ने रेशम जलाकर मेरे घाव में ठोसा और मुझे गर्म दूध पिलाकर सुला दिया। यह पंडित जी कौन थे, यह बतलाना आवश्यक है। मेरे मकान की मालकिन एक धनाढ्य खत्री साहूकार की विधवा थी। पति के मरने पर कोई संतान न थी और अपनी युवा अवस्था और जायदाद संबंधियों की आर्थिक सहायता और गुप्त भोग विलास में बेचकर समाप्त की। अब भी बुढ़ापे में अपने रहने का बड़ा और मेरे पास किराए पर दिया छोटा 2 मकान शेष थे और बहुमूल्य आभूषण थे जिनको बेच बेचकर गुजारा करती थी। मेरी मरहम पट्टी करने वाले इसी विधवा के कारिंदे थे। पंडित रामाधीन मैथिल ब्राह्मण थे और कुछ चिकित्सक होने के अतिरिक्त जादूगर भी प्रसिद्ध थे। आगे इनका भी प्रसंग आएगा। कुछ तो ऊपर लिखित कारणों और कुछ रेवड़ी स्कूल में एक गुंडे लड़के से कुछ बंगाली विद्यार्थियों की रक्षा करने के कारण मैं कॉलेज में प्रविष्ट होते ही एक विशेष दल का नेता बन गया। इस समय अंग्रेजी नावलों के पिछले अध्ययन ने मुझे अपने सहपाठियों में और भी प्रसिद्ध कर दिया। अंग्रेजी के स्थानापन्न प्रोफेसर डाड ने नियम पूर्वक डिग्री न ली थी। वह लयबद्ध ही थे। एक समय पाठ में एक ऐतिहासिक घटना का जिक्र आया जो साधारण ऐतिहासिक पुस्तकों में न मिलता था। डाड साहब ने उस संकेत की व्याख्या दूसरे दिन पर छोड़ी। मैंने उसी समय एक ऐतिहासिक उपन्यास लाकर वह घटना दिखला दी। कॉलेज में मुझे अंग्रेजी में कुछ परिश्रम नहीं करना था। शेष इतिहास, न्याय और फारसी मेरे लिए कठिन न थे। गणित में विशेष परिश्रम करने लगा। बीज और रेखा गणित का तो ऊपर से भी पर्याप्त अभ्यास करता रहा, परंतु त्रिकोणमिति से मेरी आरंभ में ही अनबन हो गई। मैंने अंक, बीज और रेखा गणित के द्वारा ही FA पास करने का निश्चय कर लिया। मेरे कॉलेज के मित्र पहली 6 माही के अंदर ही गाढ़ी कंपनी की बुनियाद पड़ गई थी। उसके सभासदों का परिचय यहाँ ही करा देता हूँ। पशुपति शरण सिंह तो रेवड़ी स्कूल से ही मेरे साथ आए थे। उनके पिता नैपाल रेजिडेंसी के हेड क्लार्क थे। वह पीछे स्वयं पिता के स्थान में नियत हुए। उन्नति करके अलवर के नायब रेजिडेंट अर्थात असिस्टेंट पॉलिटिकल ऑफिसर और राय बहादुर तथा CII बनकर उनका देहांत हुआ। जब संवत 1951 में मैं अलवर गया था तो वह मुझे मिले थे और अपने बंगले पर ले जाकर पुरानी मित्रता को ताजा किया था। इनका नाम सिंहजी रखा हुआ था। दूसरे पक्के सभासद दयाशंकर जी थे।
सिंह जी राजपूत और दयाशंकर जी कायस्थ कुलभूषण। इनके पितामह तथा पिता महाराजा बनारस के यहाँ नौकर थे, इसलिए उनको दीवान जी की उपाधि दे छोड़ी थी। सिंह जी सांवले और लंबे थे, दीवान जी नाटे और गोरे। सिंह जी की दाढ़ी लंबी काली, दीवान जी की दाढ़ी गिर्द भूरी। सिंह जी का मुख गंभीर, दीवान जी का शरीर सुडौल, दृढ़ और बड़े हंसमुख और धार्मिक दिल लगी बाज। उनके मजाक में कभी अश्लील विचार व शब्द की गंध नहीं होती थी। बीए पास करके यहाँ तक बढ़े कि महाराजा बनारस के यहाँ सचमुच के दीवान हो गए और फिर बनारस के स्पेशल मैजिस्ट्रेट। बिछुड़ने के पीछे संवत 1912 में भागलपुर जाते हुए मैं उन्हें मिला था। हमारा तीसरा सभासद हरिपद मुखर्जी था। रेवड़ी स्कूल में एक अक्खड़ विद्यार्थी के अत्याचारों से मैंने कुछ बंगाली लड़कों को बचाया था, उनमें हरि मुख्य था। वो मेरा मित्र बन गया और एक दिन मकान पर ले गया। उसके पिता कलकत्ता में कारोबार करते थे और पितामह काशी निवास के लिए बंगाली टोला में टिके हुए थे। उन्हीं के कारण हरि काशी में रहता था। जैसा लाहौरी टोला पंजाबियों का मोहल्ला था, वैसे ही बंगाली टोला बंगालियों का मोहल्ला था। हरि के वृद्ध पितामह ने जब सुना कि उनके पौत्र की मैंने रक्षा की थी, तो मेरे साथ उनका स्नेह हो गया। हरि हमारा कोषाध्यक्ष था, क्योंकि घर से अधिक धन इसी को मिलता था और इसीलिए हमारा अर्थात गाड़ी कंपनी का कोष कभी खाली नहीं रहता था। पुरानी मित्रता को नवजीवन देकर मेरे पास 2-3 महीने के लिए वो गुरुकुल आने को ही थे कि उनका देहांत हो गया। चौथा, एक परचून के दुकानदार खत्री का भाई था, जो रेवड़ी स्कूल में सहपाठी होने के कारण परिचित हुआ। दुकान के दोने बनाते और साथ साथ इतिहास रटते और इस पर भी भाई की लातें खाते देखकर मेरी दृष्टि में इसका मान बढ़ा। एंट्रेंस परीक्षा की फीस के 10 रुपए तक भाई ने न दिए। तब हम लोगों ने अर्थात मैं, हरि और सिंह जी ने चंदा करके उसकी फीस दाखिल कर दी। संस्कृत में अभी से इतना योग्य था कि श्लोक बना लिया करता था और गणित के लिए तो मानो उसका मस्तिष्क बना ही था। इस विचित्र व्यक्ति का नाम रामकृष्ण था और हम लोग इसको आपस में मलवा कहकर पुकारा करते थे, परंतु गाड़ी कंपनी से बाहर उन्हें मल्ल जी की उपाधि दे रखी थी। बीए में फेल होकर, क्योंकि अंग्रेजी में सदा कच्चे ही रहे, इन्होंने अकाउंटेंट बनने के लिए परीक्षा दी और अनुत्तीर्ण रहे गणित में, जिसके वह उस्ताद थे। चाकरी से घृणा हुई और तब व्यापार की ओर लगे। आप भी धनी बने और भाई को भी अमीर बना दिया। इन्हीं ने पहले ताश और शतरंज पर पुस्तकें छपवाई थी और फिर प्रेस खोलकर भारत जीवन अखबार चलाया। इनको अंतिम बार मैं संवत 1886 में मिला था। अब वह भी भौतिक शरीर को त्याग चुके हैं। पांचवें गंगा प्रसाद थे, जो घर पर बीए की तैयारी कर रहे थे। उनका परिचय सिंह जी द्वारा ही हुआ था और वह हमारे नित्य के साथी भी न थे। यह ग्रेजुएट होकर मुंशी बन गए थे और फिर कभी मुझे नहीं मिले। सिंह जी छोटी पियरी में रहते थे। गंगा प्रसाद भी उसी मोहल्ले के निवासी थे। इनके सिवाय पंडित राम जसन का घर भी उसी पियरी में था और उनका हमारे सिंह जी के पिता से बहुत गाढ़ा संबंध था, इसलिए उनके यहाँ मेरा जाना भी हुआ। पंडित राम जसन के तीसरे पुत्र रमाशंकर मिश्र उन दिनों एमए की तैयारी कर रहे थे। उनका विषय गणित था। सिंह जी से गाड़ी कंपनी का हाल सुनकर वह भी उत्सुक हुए और उन्हें भी अस्थिर सभासद बनाया गया। अस्थिर सभासद इसलिए कि वह भी नित्य हमारे भ्रमण में शरीक न होते थे।
रमाशंकर MA होते ही बनारस कॉलेज में गणित के स्थानापन्न प्रोफेसर बने। वहां से सर सैयद अहमद ने उन्हें अपने मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज में पूरा प्रोफेसर नियत करके बुलाया। फिर वह स्कूलों के बड़े निरीक्षक बनाए गए और अंत को रियायती हिंदुस्तानी सिविल सर्विस अर्थात स्टैट्यूटरी इंडियन सिविल सर्विस में लिए जाकर डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेटी तक पहुंच चुके थे। इन्हें मैं संवत 1879 में अलीगढ़ मिला था। फिर भेंट न हुई और अब उनका भी देहांत हो चुका है। यह थी गाढ़ी कंपनी जिसका निर्माण संवत 1976 की पहली 6 माही में हुआ। हम लोगों ने अपनी नई सांकेतिक भाषा गढ़ी थी जिसमें चंगत, मंगत और पंगत आदि शब्दों के प्रकरणानुकूल 20 प्रयोग होते थे। हम सब में 2 उपन्यास लेखक बने, एक दीवान साहब और दूसरा मैं। दीवान साहब ने तो अंग्रेजी उपन्यास लेखक डिकेंस को अपना पथ प्रदर्शक बनाया और मैंने सर वाल्टर स्कॉट को गुरु धारा। आदित्यवार दिन को मेरे घर पर दरबार लगता, जहां हुक्का पीते हुए केवल ताश और शतरंज के ही सामुख्य न होते। हमारी शतरंज क्लब, जिसके प्रधान प्रसिद्ध अंबिका दत्त व्यास और मंत्री बाबू रामकृष्ण थे, केवल लंदन के चित्रमय पत्र द लंडन इलस्ट्रेटेड न्यूज में दिए शतरंज के प्रश्नों के हल करके ही कभी कभी पारितोषिक प्राप्त न करती, प्रत्युत हम दोनों नावल नवीसी में कलम घिसाने वालों की करतूतों की भी पड़ताल होती। उस दिन चक्कर भी लंबा लगता। पहली 6 माही समाप्त हुई। अब मैं कॉलेज में था, इसलिए एक के स्थान में 2 मास का बृहद अवकाश मिला और मैं पिताजी के पास बलिया चला गया। क्रमशः